नमस्कार साथियों, तो आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो हम आज चर्चा करेंगे बालूका स्तूपों के बारे में। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल में बालूका स्तूप पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से बालूका स्तूप है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। बालूका स्तूप। तो बालूका स्तूप है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पवन की जो गति होती है उसकी दिशा के अनुसार, और एक पहचाने जाते हैं अपनी आकृति के अनुसार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पवन की गति की दिशा है उसके अनुदिश या लंबवत या कैसे भी बनने वाले जो बालूका स्तूप है उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप। तो ये बालूका स्तूप है वो जैसे ये पवन की दिशा है। तो जो अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप है वो पवन की दिशा है उसके अनुदिश या जो समांतर है, जो समानांतर बनने वाले बालूका स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप कहलाते हैं। ये क्या है? बालूका स्तूप, यानी पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश बनने वाले बालूका स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप। और इनको कहीं पर रेखीय बालूका स्तूप भी कहा जाता है, क्योंकि जो अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप है वो एक ही दिशा में बनते हैं, जिसके कारण इनको रेखीय बालूका स्तूप की भी संज्ञा दी जाती है। और इनको दूसरे नाम से शीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पवन की दिशा के अनुदिश बनते हैं। तो पवन की दिशा के अनुदिश बनने के कारण इनको शीप के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो अब इनके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है? तो इसका विस्तार है मुख्य रूप से वो है जैसलमेर, बीकानेर है, बाड़मेर है और पश्चिमी जोधपुर। यहाँ पर अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप की, जो कि पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश बनने वाले बालूका स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप। और ये एक ही रेखा में बनते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? रेखीय बालूका स्तूप। और पवन की दिशा के अनुदिश बनने के कारण इसे शीप भी कहा जाता है। और ये कौन कौन से जिलों में विस्तार है इसका? तो वो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालूका स्तूप की। दूसरा कौन सा है? अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। ये पवन की दिशा है, पवन की दिशा। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ बालूका स्तूप बनते हैं। तो वो किस कारण बनते हैं? आगे कोई जैसे अवरोध आ गया, किसी भी कारण से अवरोध आ गया, तो अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार से यहाँ पर बालूका स्तूपों का निर्माण होता है लंबवत या समकोण पर। तो इसे क्या बोला जाता है? किस प्रकार से होता है? लंबवत। किसी अवरोध के कारण
लंबवत बालू का स्तूपों का निर्माण है वो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाता है। लंबवत या समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर किसी अवरोध के कारण, किसी भी चीज का जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है उसके कारण लंबवत या समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और इनके विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से ये जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू, इन जिलों में इस अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों की। आगे हम चर्चा करते हैं बरखान या जो बरछान बालू का स्तूप है उनकी। तीसरा कौन सा है? बरखान या बरछान बालू का स्तूप। ये होते हैं गतिशील अर्धचंद्राकार। बरखान या जो बरछान बालू का स्तूप है वो गतिशील अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? बरखान या बरछान बालू का स्तूप। ये पवन की जो दिशा होती है इस पर निर्भर न करते हुए जो वायु का अपर्दन होता है जगह जगह पर, तो वहां पर बरखान या बरछान बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। और ये मुख्य रूप से जो बालेरी चूरू है, बालेरी चूरू है, वहाँ के बरखान या बरछान बालू का स्तूप हैं वो प्रसिद्ध है। बरछान बालू का स्तूप कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो वो है बालेरी चूरू। और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये? तो ये पाए जाते हैं रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, ओसिया जोधपुर, देशनोक बीकानेर और लूणकरण सरे बीकानेर। इन जगहों पर बरखान या बरछान बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के होते हैं ये? गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सर्वाधिक बालेरी चूरू के, बालेरी चूरू के बरखान या बरछान बालू का स्तूप है। और मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो बालू का स्तूप है वो कौन से हैं? तो वो हैं बरखान या बरछान। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन से हैं? तो वो कौन से हैं? बरखान या बरछान बालू का स्तूप। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि जो बरखान या बरछान बालू का स्तूप है इनसे मरुस्थल का विस्तार होता है, क्योंकि ये वायु के अपर्दन के द्वारा कहीं पर भी मरुस्थल में बन जाते हैं। या सर्वाधिक बनने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं? बरखान या बरछान, जिनके कारण मरुस्थल का विस्तार होता है। तो इसलिए मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन से हैं? तो वो है बरखान या बरछान। आगे हम चर्चा करते हैं
कि जो अपनी आकृति के लिए पहचाने जाते हैं वो कौन सी बालू का स्तूप है। जैसे पैराबोलिक बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है, सब्रकाफिज बालू का स्तूप है, इनकी हमें चर्चा करते हैं। तो 4 नंबर कौन सा है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है ये किस प्रकार के होते हैं? परवलयाकार या अर्ध चंद्राकार बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। वनस्पति के सहारे जैसे ये परवलयाकार आकृति बनाते हैं या अर्धचंद्राकार आकृति बनाने वाले ये जो बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। और इनका विस्तार है वो लगभग ये संपूर्ण मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। ये संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है वो संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। और 5 नंबर का है वो कौन सा है? वो है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप है, ये होते हैं तारे के समान, तारे के समान दिखाई देने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तारा बालू का स्तूप। और जो तारा बालू का स्तूप है वो है मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर। यहाँ पर तारा बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो सब्रकाफिज बालू का स्तूप है वो छोटे आकार के बालू का स्तूप होते हैं। छोटे आकार के बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? सब्रकाफिज बालू का स्तूप। ये छोटी झाड़ियों के सारे निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सब्रकाफिज बालू का स्तूप। उदाहरण के तौर पर देखें तो ये जैसे झाड़ी है तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो जमा हो जाती है इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाते हैं? सब्रकाफिज बालू का स्तूप कहलाते हैं। जो ये मिट्टी का जमाव है ये बालू का स्तूप कौन सा कहलाता है? सब्रकाफिज बालू का स्तूप। यानी छोटे आकार के बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? सब्रकाफिज बालू का स्तूप। तो ये तो बात हो गई बालू का स्तूपों की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थल है या जो बालू का स्तूप है यहाँ पर जो शब्दावली है जैसे खड़ीन है, रन है, पुरवैया है, इनके बारे में। तो आगे हम बात करते हैं इन शब्दावलियों की। तो हम शब्दावली की बात करें तो जो एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो मरुस्थल में जो शब्द हैं, शब्दावली है, खड़ीन, रन, पलाया, झील, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम है
पलाया झील, रन, बालसन या खड़ीन। तो जो पलाया झील हैं वो क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये दो क्या हैं, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, और ये भी बालू का स्तूप, और इनके बीच में क्या है, निम्न भूमि। तो जो दो बालू का स्तूप हैं इनके बीच की जो निम्न भूमि है, यानी नीचे दोनों के बीच में जो निम्न भूमि है, वहां पर वर्षा का जल, जो वर्षा जल है, वर्षा जल उसको एकत्रित करके जो बनाई गई झील है वो क्या कहलाती हैं, पलाया झील कहलाती हैं। दो बालू का स्तूपों के बीच की जो निम्न भूमि है वहां पर वर्षा के जल को एकत्रित करके बनाई गई झीलें हैं वो क्या कहलाती हैं, पलाया झील कहलाती हैं। और जब यहाँ का पानी है वो सूख जाता है तो यहाँ का जो दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, रन कहलाता है। क्या कहलाता है, रन। और जहाँ पर ये पलाया झीलें उनका निर्माण होता है वो मैदानी भाग क्या कहलाते हैं, बालसनी मैदान, बालसनी मैदान कहलाते हैं। और खड़ीन क्या होती है, जो यहाँ पर दलदली क्षेत्र में कृषि की जाती है, जो यहाँ पर कृषि की जाती है लोगों के द्वारा, उससे क्या बोला जाता है, खड़ीन बोला जाता है। तो पलाई झीलें क्या होती हैं, दो बालू का स्तूपों के बीच की जो निम्न भूमि है वहाँ पर वर्षा के जल को एकत्रित करके बनाई गई जो झील है वो क्या कहलाती हैं, पलाए अस्थायी झील है वो क्या कहलाती हैं, पलाया झील कहलाती हैं। और जो रन है वो यहाँ का जो दलदली क्षेत्र है, यानी यहाँ पर जो वर्षा का जल है वो सूख जाता है, उसके बाद जो दलदली क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, रन बोला जाता है। और जो बालसन है वो यहाँ का जो मैदानी भाग है जहाँ पर पलाया झीलों का निर्माण होता है या जो दलदली क्षेत्र है उसका निर्माण होता है वो कहलाते हैं बालसन मैदान। और खड़ीन है वो जो यहाँ पर दलदली क्षेत्र में कृषि की जाती है उसे क्या बोलते हैं, खड़ीन बोला जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में विशेष प्रकार की कृषि, विशेष प्रकार की कृषि खड़ीन कहाँ पर की जाती है। तो खड़ीन कहाँ पर की जाती है, तो खड़ीन की जाती है जहाँ पर बालू का स्तूपों की सर्वाधिक प्रधानता होती है, बालू का स्तूपों की सर्वाधिक प्रधानता होती है, वहाँ पर खड़ीन नामक कृषि की जाती है। तो बालू का स्तूपों की प्रधानता है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक, वो है राजस्थान में। मरुस्थल में स्तूपों का निर्माण होता है तो मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान में। और मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो वो है जैसलमेर जिले में। तो इसलिए खड़ीन है भारत में विशेष प्रकार की कृषि वो राजस्थान में जैसलमेर जिले में सर्वाधिक की जाती है। तो पलाया झीलों की बात करें तो पलाया झीलों का विस्तार भी सर्वाधिक जैसलमेर जिले में देखने को मिलता है, और जो रन है उनका विस्तार भी जैसलमेर जिले में है, और जो बालसन है मैदानी भाग वो भी जैसलमेर जिले में सर्वाधिक है। तो ये बात हो गई पलाया झील, रन, बालसन और खड़ीन की। आगे हम चर्चा करते हैं, एक शब्द और है मावट। मावट किसे बोला जाता है, दूसरा है माउट, यानी भूमध्य सागरीय
पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोला जाता है? मावठ बोला जाता है। जो भूमध्य सागर है वहां पर पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोला जाता है? मावठ बोला जाता है। और जो मावठ है इसके बारे में राजस्थान में क्या संज्ञा दी गई है? इसको गोल्डन ड्रॉप्स, क्या संज्ञा दी गई है? गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे। गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे क्यों कहा गया है? क्योंकि राजस्थान में रब्बी की फसल के लिए ये वर्षा है वो अच्छी मानी जाती है। और रब्बी की फसल में जो खाद्यान्न है या गेहूं है वो राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है। तो गेहूं के लिए ये वर्षा है वो अच्छी होती है या अच्छी पैदावार करती है, तो इसलिए इसको सुनहरी बूंद या गोल्डन ड्रॉप से कहा जाता है। तो मावठ क्या होती है? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोला जाता है? मावठ बोला जाता है। आगे हम चर्चा करें तो आगे हमारा शब्द है, अगला हमारा शब्द है वो कौन सा है? वो है पूर्वइयां। तो पूर्वइयां क्या होती हैं? तो वो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं। जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्वइयां। हमारी स्थानीय भाषा में इनको क्या बोलते हैं? पिरवाई बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि पिरवाई चल रही है तो अब बारिश आने वाली है। तो मानसून का आगमन कौन सी हवाएं करवाती हैं? राजस्थान में मुख्य रूप से पूर्वइयां। जो पूर्वइयां हवाएं चलती हैं तो राजस्थान में मानसून का आगमन होता है बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि अरब सागर से जो हवाएं चलती हैं उनके कारण जो मानसून का आगमन होता है तो राजस्थान में जो अरावली के समानांतर मानसून चलने के कारण वो अरावली को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण यहाँ पर अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी से वर्षा का आगमन होता है पूर्व दिशा से। तो इसलिए पूर्वइयां हैं वो राजस्थान में मानसून का आगमन करवाती हैं। और 4 नंबर है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज यहाँ पर सेवण घास का मैदान पाया जाता है और भूगर्भीय जलपट्टी भी देखने को मिलती है। और लाठी सीरीज है इसका विस्तार कहाँ तक है? जैसलमेर में पोखरण क्षेत्र से मोहनगढ़ क्षेत्र तक लाठी सीरीज का विस्तार देखने को मिलता है। पोखरण से मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में। और जो लाठी सीरीज है इसको थार का नखलिस्तान या ओएसिस भी बोला जाता है। लाठी सीरीज है इसको थार का नखलिस्तान या ओएसिस भी कहा जाता है। और जो इसका वानस्पतिक नाम है वो है लिसी थुरुस सिडिकुस। जो लाठी सीरीज है इसका वानस्पतिक नाम क्या है?
लिसिथुरुस सिडिकुस। और जो मरुस्थल है, मरुस्थल का सर्वाधिक अच्छा पारिस्थितिकी संतुलन का कारण क्या है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में मरुस्थल का सर्वाधिक अच्छा पारिस्थितिकी संतुलन का कारण क्या है, तो वो क्या है? लाटी सीरीज। क्योंकि यहाँ पर सेवण घास का मैदान पाया जाता है, तो जिसके कारण ये सेवण घास से ये प्रोटीन युक्त होती है, तो दुधारू पशुओं के लिए अति उत्तम होती है। तो इसलिए मरुस्थल का सर्वाधिक अच्छा पारिस्थितिकी संतुलन का कारण क्या है? वो है लाटी सीरीज। और जो सेवण घास है, इसको स्थानीय भाषा में लिल्लोण घास के नाम से भी जाना जाता है। लिल्लोण घास भी सेवण घास को बोला जाता है। आगे हम बात करें तो आगे हमारा शब्द है वो है लू। लू यानी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म या जो शुष्क हवाएं होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। आपने बोला है ना लू लपट, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म या शुष्क हवाएं हैं उसको क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। और लू होती हैं, यह क्या होती हैं? स्थानीय पवनें। क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवनें। यानी किसी स्थान विशेष में हवा का जो नाम लिया जाता है पवन का, उन्हें क्या बोला जाता है? स्थानीय पवनें बोला जाता है। एक होती है स्थानीय पवनें, एक होती हैं सामयिक पवनें। सामयिक पवनें, जो सामयिक पवनें हैं वो अपने समय के अनुसार ही अपनी दिशा को बदलती रहती हैं, तो इसलिए इनको सामयिक पवनें बोला जाता है। और जो लू होती हैं इनको स्थानीय पवनें बोला जाता है। क्योंकि इनको राजस्थान में लू कहा जाता है, तो मिस्र में इनको क्या कहा जाता है? खमसीन कहा जाता है। जो मिस्र में गर्म हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? खमसीन कहा जाता है। तो इस प्रकार इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो ये हो गई हमारी राजस्थान मरुस्थल में जो शब्दावलियाँ हैं, पलय जिले हैं, रन है, लू है, मावट, इनके बारे में चर्चा। तो मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।